कभी कभी एक किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं होती, वो एक ऐसी सोच बन जाती है जो लाखों जिंदगियों की दिशा बदल देती है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, वो किताब लिखी गई है नेपोलियन हिल द्वारा, एक ऐसे लेखक जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल दुनिया के सबसे सफल लोगों को समझने में लगा दिए। ये किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी में हम इस किताब के सभी अध्यायों पर विस्तार से बात करेंगे, हर उस सिद्धांत पर जो नेपोलियन हिल ने सफलता और अमीरी की नींव बताया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए गंभीर है तो इस ऑडियो बुक समरी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो बातें आप यहां सुनने वाले हैं वे सिर्फ प्रेरणा नहीं है, वे ऐसे विचार हैं जो आपकी सोच, आपके फैसले और आपके भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं, एक ऐसी यात्रा जहां अमीरी बाहर नहीं, सोच के अंदर जन्म लेती है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी और पावरफुल ऑडियो बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 1, नेपोलियन हिल और एंड्रयू कार्नेगी की मुलाकात। साल 1908। अमेरिका औद्योगिक क्रांति की आग में तप रहा था। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता धुआं एक नए युग के जन्म का संकेत दे रहा था। अमीर लोग और अमीर हो रहे थे और गरीब लोग संघर्ष में डूबे हुए थे। इसी दौर में एक साधारण सा युवक अपने हाथ में नोटबुक और जेब में कुछ सिक्के लिए एक ऐसी मुलाकात की ओर जा रहा था जो उसकी तकदीर बदल देगी, और शायद आने वाले समय में पूरी दुनिया की तकदीर भी। उस युवक का नाम था नेपोलियन हिल। हिल एक पत्रकार थे। कम पैसे, सीमित साधन, पर सीखने की भूख असीमित। उन्हें एक असाइनमेंट मिला था, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू। कार्नेगी, वो व्यक्ति जिसने गरीबी से उठकर इतना स्टील साम्राज्य खड़ा किया कि अमेरिका की आधी रेलवे लाइनों में उनका स्टील इस्तेमाल होता था, जिन्होंने हर दिन लाखों का मुनाफा कमाया, पर उससे भी ज्यादा लाखों जिंदगियों को प्रेरित किया। हिल कार्नेगी के सामने पहुंचते हैं। इंटरव्यू शुरू होता है। हिल प्रश्न पूछते हैं, कार्नेगी जवाब देते हैं, और तभी कुछ ऐसा होता है जो हिल ने कभी सोचा भी नहीं था। कार्नेगी हिल से पूछते हैं, क्या तुम मानते हो कि सफलता एक विज्ञान हो सकती है, एक ऐसा सिद्धांत जिसे कोई भी व्यक्ति सीखकर अमीर बन सकता है? हिल चौंक गए। उन्होंने कभी ऐसा प्रश्न नहीं सुना था। सफलता हर कोई चाहता था, पर सफलता के पीछे कोई फॉर्मूला हो सकता है, ये विचार ही अविश्वसनीय था। कार्नेगी आगे कहते हैं, मैंने अमीर लोगों की एक शक्ति देखी है, एक मानसिक शक्ति जिन्हें वे खुद भी नहीं जानते कि वो कैसे काम करती है। अगर इस शक्ति को समझ लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों न हो, अमीर बन सकता है। ये सुनकर हिल के दिमाग में आग लग गई, उनकी आंखों में चमक आ गई। तभी कार्नेगी एक प्रस्ताव रखते हैं, एक ऐसा प्रस्ताव जो हिल ने जीवन में कभी नहीं सुना था। मैं चाहता हूं कि तुम 20 साल इस दुनिया के सबसे सफल लोगों पर शोध करो। कार्नेगी बोलते हैं, मैं चाहता हूं कि अगले 20 साल तुम हजारों प्रभावशाली लोगों से मिलो, उद्यमियों से, वैज्ञानिकों से, खोजकर्ताओं से, लीडरों से, और उन सब से जिन्होंने शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। तुम उनका रहस्य सीखकर एक ऐसा सिद्धांत तैयार करो जो हर इंसान को सफलता के रास्ते दिखा सके। हिल स्तब्ध रह गए, उनका दिमाग जैसे थम सा गया था। 20 साल, बिना कोई गारंटी, बिना कोई वेतन, बिना कोई सुरक्षा। लेकिन कार्नेगी आगे कहते हैं, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोल सकता हूं। फोर्ड, एडिसन, रॉकफेलर, मैं तुम्हें उन सब से मिलवाऊंगा। और फिर
कार्नेगी अपनी जेब से एक स्टॉपवॉच निकालते हैं। ये एक परीक्षा थी। उन्हें जानना था, क्या ये युवा पत्रकार जीवन बदलने वाले निर्णयों के लिए तैयार है? उन्होंने मन में तय किया, हिल को 60 सेकंड के भीतर हाँ या ना कहना होगा, क्योंकि कार्नेगी मानते थे, जो फैसले तेजी से लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। हिल को इसका पता नहीं था। कार्नेगी पूछते हैं, तो क्या तुम इस मिशन के लिए तैयार हो? हिल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उनके मन में लाखों सवाल, पर एक ही उत्तर। उन्होंने बिना सोचे कहा, हां, मैं तैयार हूं। और दोस्तों, उसी क्षण इतिहास बदल गया। यह था थिंक एंड ग्रो रिच का जन्म। कार्नेगी ने उस दिन हिल को जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया, सफलता का विज्ञान खोजने का अवसर। हिल ने अगले 20 साल में अमेरिका के 500 से अधिक सबसे सफल लोगों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हीं घरों में रहकर सीखा, उन्हीं ऑफिसों में बैठकर समझा। उनके मन, आदतें, विचार, इच्छाएं, संघर्ष सब नोट किए। इनमें शामिल थे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, जॉन डी रॉकफेलर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, चार्ल्स श्वाब, थियोडोर रूजवेल्ट और कई अन्य दिग्गज। 20 साल बाद उन्होंने सफलता के उन सिद्धांतों को एक किताब में पिरो दिया। एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की गरीबी, सोच, आदतें और जीवन बदल दिया। चैप्टर 2, डिजायर यानी इच्छा। हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी उपलब्धि, हर महान सफलता एक ही जगह से शुरू होती है, इच्छा। लेकिन ये इच्छा वो नहीं जो हम रोजमर्रा में महसूस करते हैं। ये वो इच्छा नहीं जो बस मन में आती है और चली जाती है। ये इच्छा अलग है, गहरी, जलती हुई, बेचैन कर देने वाली। वो इच्छा जो आपको सोने नहीं देती, वो इच्छा जो आपको रोकने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि धकेलती है आगे बढ़ने के लिए। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं बर्निंग डिजायर, अर्थात जलती हुई इच्छा। और इस अध्याय को समझने के लिए हम एक ऐसी कहानी से शुरुआत करेंगे जो इस सिद्धांत को जीवन देती है। बार्न्स की कहानी, वो आदमी जिसकी इच्छा को ब्रह्मांड ने रास्ता दिया। एक साधारण युवक था, एडवर्ड सी बार्न्स। कपड़े पुराने, पैसा नहीं, पहचान नहीं, पर एक ऐसी इच्छा जिसने बाद में अमेरिका की आर्थिक इतिहास में उसका नाम दर्ज कर दिया। बार्न्स की सिर्फ एक चाहत थी, एडिसन के साथ काम करना, मतलब उस समय के सबसे महान आविष्कारक के साथ। उसने ये नहीं सोचा कि क्या वो योग्य है, ये नहीं सोचा कि वो गरीब है, ये नहीं सोचा कि दरवाजे बंद होंगे। वो सिर्फ एक वाक्य सोचता था, मुझे एडिसन के साथ काम करना है, और बस। ये उसकी जलती हुई इच्छा बन गई। वो ट्रेन पर चढ़ा और न्यूयॉर्क पहुंच गया। किराया देने तक के पैसे मुश्किल से थे, पर उसके मन में एक ही तस्वीर बार बार उभरती थी। वो एडिसन के सामने खड़ा है और यही तस्वीर उसके भविष्य की नींव बन गई। जब वो एडिसन के ऑफिस में पहुंचा तो कोई नहीं सोच सकता था कि ये दुबला पतला गरीब इंसान महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनेगा। लेकिन एडिसन ने उसकी आंखों में देखा और कुछ महसूस किया, कुछ ऐसा जो पैसे, सर्टिफिकेट या अनुभव से बड़ा था। डिजायर की चमक। एडिसन ने कहा, इस आदमी की आंखों में काम करने की भूख है, ये जीतना चाहता है, मैं इसे मौका दूंगा। बार्न्स ने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। उसने कभी तनख्वाह की शिकायत नहीं की, कभी काम से भागा नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य साफ था, एक दिन मैं एडिसन का पार्टनर बनूंगा। और कुछ वर्षों बाद वही हुआ। एडिसन ने एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसे बाजार में बेचने के लिए उन्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो लोगों को उसकी शक्ति समझा सके। बार्न्स आगे आया और बोला, ये मैं करूंगा। और उस दिन से एडिसन और बार्न्स का नाम एक साथ लिखा जाने लगा। एक गरीब युवक जो न्यूयॉर्क तक आने का किराया
मुश्किल से जुटा सकता था। आज महान एडिसन का पार्टनर था, और ये सब किस्मत से नहीं, किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक जलती हुई इच्छा से शुरू हुआ था। इच्छा क्यों इतनी शक्तिशाली है? हिल कहते हैं, सपना तभी हकीकत बनता है जब वो इच्छा से चलकर दिमाग की गहराइयों तक पहुंच जाता है। कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम देती है, मजबूत इच्छा असंभव को संभव कर देती है। अंतर इतना ही है, इच्छा ही वो आग है जो हमें कार्रवाई के लिए मजबूर करती है, योजना बनाने पर मजबूर करती है, संघर्ष सहने की क्षमता देती है, हार के बाद उठकर फिर चलने की ताकत देती है। जिसे ये आग नहीं जलाती वो कभी महानता तक नहीं पहुंचता। नेपोलियन हिल इच्छाओं को सपनों से निकालकर वास्तविक जीवन में उतारने के लिए 6 शक्तिशाली कदम बताते हैं। पहला, अपने लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट लिखें। कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, क्यों चाहिए। दूसरा, इसके बदले में आप क्या देने वाले हैं, कौशल, समय, मेहनत, प्रयास। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय करें जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। चौथा, उस लक्ष्य को पाने के लिए सटीक योजना बनाएं। चाहे आप तैयार हो या नहीं, तुरंत उसे शुरू कर दें। पांचवा, अपने लक्ष्य को साफ शब्दों में लिखें। छठा, उस लिखे हुए लक्ष्य को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, सुबह और रात, जब तक वो आपके सबकॉन्शियस में गहराई तक न उतर जाए। ये है वो विज्ञान जो इच्छा को एनर्जी में, एनर्जी को एक्शन में और एक्शन को परिणाम में बदलता है। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि डिजायर वो चिंगारी है जिससे पूरी जिंदगी का इंजन चालू होता है। अगर इच्छा कमजोर है, योजना बेकार है, मेहनत बेकार है, मौके बेकार है। लेकिन अगर इच्छा जलती हुई है तो ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ते खोल देता है। बांस की तरह आपकी कहानी भी बदल सकती है। बस इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो आपको रुकने ना दे, बल्कि आगे धकेले। चैप्टर 3, फेथ यानी विश्वास। इच्छा आपको रास्ते पर चढ़ने की ताकत देती है, लेकिन राह पर टिकने की ताकत कौन देता है? जब सब कुछ गलत हो रहा हो, जब दुनिया आपको रोक रही हो, जब हालात आपकी हिम्मत तोड़ रहे हों, तब कौन सी शक्ति आपको आगे बढ़ाती है? नेपोलियन हिल का उत्तर साफ है, फेथ यानी विश्वास। फेथ वो शक्ति है जो आपको उन चीजों पर भरोसा दिलाती है जो अभी दिखाई नहीं देती। फेथ वो शक्ति है जो आपको अपने भविष्य को वर्तमान से भी ज्यादा साफ दिखाने देती है। फेथ वो ऊर्जा है जो आपके सपने को आपकी वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू करती है। हिल कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड, यानी विश्वास वो मानसिक रसायन है जो आपकी सोच को परिणामों में बदल देता है। आइए एक सच्ची घटना सुनते हैं। एंड्रयू कार्नेगी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने गरीबी में जन्म लिया, स्कूल भी मुश्किल से जा पाया, दिन में लोहे के कारखाने में काम करता था, रात में थकान से गिर जाता था, लेकिन उसके अंदर एक अविश्वसनीय विश्वास था। मैं गरीब पैदा हुआ हूं, लेकिन गरीब नहीं मरूंगा। ये एक साधारण इच्छा नहीं थी, ये एक दृढ़ विश्वास था। उसने इसे रोज अपने मन में दोहराया, हर सुबह, हर रात, हर कठिनाई में। जब लोगों ने उस पर हंसा, वो और मजबूत हुआ। जब लोग बोले तुम नहीं कर सकते, उसका विश्वास बोला मैं जरूर करूंगा। और धीरे धीरे उसी विश्वास ने उसे कारखाने के एक छोटे कामगार से अमेरिका के सबसे अमीर इंसानों में बदल दिया। नेपोलियन हिल ने कार्नेगी से पूछा, आपने ये सब कैसे किया? कार्नेगी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने दिमाग को यह सिखाया कि मैं कर सकता हूं, फिर वह रास्ते खुद बनाता गया। इसीलिए हिल कहते हैं, विश्वास वो शक्ति है जो अवचेतन मन को आदेश देती है। आइए इसे एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं। हेनरी फोर्ड से एक बार कहा गया, 8 सिलेंडर वाला इंजन बनाना असंभव है। इंजीनियरों ने उन्हें समझाया और फिर समझाया।
ये डिजाइन वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है। फोर्ड ने कहा, मुझे वैज्ञानिक तर्क नहीं चाहिए, मुझे परिणाम चाहिए। जाइए, इसे बनाइए। महीनों बीते, इंजीनियर फिर लौटे। सर, हमने कोशिश की, ये असंभव है। फोर्ड शांत स्वर में बोले, कोशिश जारी रखिए जब तक ये संभव न हो जाए। और फिर एक दिन दे डिड इट। वो इंजन बन गया। वही इंजन फोर्ड की गाड़ियों को बाजार का राजा बना गया। क्या फोर्ड को टेक्निकल ज्ञान था? नहीं। क्या उन्हें वैज्ञानिक सटीकता आती थी? नहीं। उनके पास सिर्फ विश्वास था, ये होगा। और वही विश्वास उनके आसपास के लोगों में भी ऊर्जा बन गया। फेथ कोई धार्मिक भावना नहीं, फेथ एक मानसिक अवस्था है, एक प्रशिक्षण है। आप जितना अपनी इच्छा पर विश्वास करते हैं, उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बनाने के लिए काम करता है। अगर आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग रास्ते खोजने लगता है। अगर आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग रुकने के कारण खोजने लगता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक जीतता है, दूसरा हारता है। अंतर विश्वास। विचार और विश्वास मिलकर ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हिल कहते हैं, आपका दिमाग एक रासायनिक प्रयोगशाला है। जब आप किसी विचार में विश्वास मिला देते हैं, वो विचार एक शक्तिशाली ऊर्जा बन जाता है। इसीलिए अफर्मेशंस काम करती है, विजुअलाइजेशन काम करती है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक काम करता है, क्योंकि आप अपने मन को एक वास्तविकता पर विश्वास दिला रहे होते हैं जो अभी अस्तित्व में नहीं, पर होगी। चैप्टर 4, ऑटो सजेशन। हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर वक्त हमारे विचार ही हमें नियंत्रित करते हैं। मन में क्या चलेगा, कौन सा विचार मजबूत बनेगा, कौन सा विश्वास अंदर उतरकर हमारी आदत बन जाएगा, ये सब अपने आप नहीं होता। ये एक प्रक्रिया है, एक विज्ञान। और यही विज्ञान हिल समझाते हैं ऑटो सजेशन के माध्यम से। ऑटो सजेशन का अर्थ है अपने मन को वो सुझाव देना जो आप उसे मानने पर मजबूर करना चाहते हैं। ये वो पुल है जो आपकी कॉन्शियस माइंड यानी जागरूक सोच को जोड़ता है आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी आपकी गहराई में बसे विश्वासों से। आप जो बार बार सोचते हैं वो आपकी पहचान बन जाता है। हम दिन में हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उन विचारों को पकड़ता है जो दोहराए जाते हैं बार बार भावनाओं के साथ। यही दोहराव आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। अगर आप रोज सोचते हैं मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मेरे बस की बात नहीं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मान लेता है। पर अगर आप हर दिन दोहराते हैं मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रास्ते, अवसर और समाधान खुद प्रस्तुत करने लगता है। ये कोई जादू नहीं, ये मन का एल्गोरिथम है। हिल कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड बिलीव्स व्हाटएवर यू टेल इट रिपीटेडली। यानी आप अपने मन से जो कहते हैं, आपका मन उसी को सच मानने लगता है, चाहे वो गलत हो या सही। सबकॉन्शियस को दोनों से फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ दोहराव और भावना को मानता है। आइए एक उदाहरण से समझे। मैं नहीं कर सकता बनाम मैं कर सकता हूं। दो लोग एक ही लक्ष्य रखते हैं, दोनों के पास समान अवसर है, दोनों एक ही जगह से शुरुआत करते हैं, लेकिन पहला सोचता है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा और दूसरा सोचता है मैं जरूर करूंगा। कौन सफल होगा? उत्तर साफ है, वही व्यक्ति सफल होगा जिसने अपने मन को सफलता के लिए प्रोग्राम किया है। ऑटो सजेशन मन को उसी दिशा में धकेलता है जिस दिशा में आप बार बार संकेत देते हैं। एक व्यापारी था, उसका व्यवसाय कमजोर था, लोग उस पर हंसते थे, कहते थे कि वो कभी सफल नहीं होगा, लेकिन वो हर सुबह शीशे में देखता और बोलता, मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं,
मेरा व्यापार एक दिन अपने क्षेत्र में बड़ा नाम बनेगा। लोग इसे पागलपन कहते थे, पर एक दिन किस्मत ने नहीं, उसके मन ने उसका साथ दिया। उसी ऑटो सजेशन ने उसके भीतर वो आत्मविश्वास पैदा किया जो कभी था ही नहीं। और वही आत्मविश्वास फैसलों में बदला, कदमों में बदला, मेहनत में बदला, और अंत में उसी ने उसकी किस्मत बदल दी। आज वो करोड़ों का मालिक है और वो कहता है, मैं अमीर इसलिए नहीं बना क्योंकि पैसा आया, मैं अमीर इसलिए बना क्योंकि मैं अपने सबकॉन्शियस को रोज अमीर होने का आदेश देता था। हिल कहते हैं, यह प्रक्रिया सिर्फ तभी काम करती है जब इसे सही तरीके से अपनाया जाए। 1. अपने लक्ष्य को लिखना है, स्पष्ट, सटीक, दो टूक। 2. उसे एक आदेश की तरह पढ़ना है, सुबह और रात, 2 बार। 3. पढ़ते समय भावनाएं महसूस करनी है, सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं असर करती है। 4. भविष्य की तस्वीर को अभी का सच मानकर पढ़ना है, यानी खुद को उस परिणाम में जीता हुआ देखना। जब आप ऐसा करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस लक्ष्य को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेता है, और जब कोई लक्ष्य पहचान बन जाता है, वो पूरा होना लगभग तय होता है। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि ऑटो सजेशन वो उपकरण है जिससे आप अपनी जिंदगी को अपने शब्दों से गढ़ सकते हैं। आपकी भाषा आपका भविष्य तय करती है। आप अपने मन को क्या बताते हैं, ये तय करता है आप क्या बनते हैं। अगर भाषा बदल ली तो जिंदगी भी बदल जाएगी। चैप्टर 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हम अक्सर सुनते हैं, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन नेपोलियन हिल इस विचार को पूरी तरह उलट देते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ ज्ञान शक्ति नहीं है, उपयोग किया गया, लागू किया गया और विशेषज्ञ ज्ञान ही शक्ति है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास सामान्य ज्ञान की भरमार है, डिग्रियां हैं, पुस्तकें हैं, जानकारी है, लेकिन सफलता बहुत कम के पास। क्यों? क्योंकि सामान्य ज्ञान हर जगह फैलता है, किसी एक दिशा में फोकस नहीं करता, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक निशाने पर केंद्रित होती है, और यही केंद्रित ज्ञान अमीरी की नींव बनता है। फोर्ड को अमेरिका की ऑटोमोबाइल क्रांति का पिता कहते हैं। लोग उन्हें अनपढ़ कहते थे क्योंकि उन्हें इतिहास, भूगोल, विज्ञान की बहुत कम जानकारी थी। एक बार एक अखबार ने तो साफ लिख दिया, हेनरी फोर्ड अज्ञानी है। फोर्ड ने मुख दमा कर दिया। अदालत में वकीलों ने उनसे बहुत सामान्य सवाल पूछे। युद्ध कब हुआ? अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन? किस वर्ष कौन सी घटना घटी? फोर्ड ने शांत होकर कहा, मुझे ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है। वकील हंसे, जज हैरान हुए। फोर्ड ने आगे कहा, मेरी मेज पर एक बटन है, मैं उस बटन को दबाकर किसी भी विशेषज्ञ को बुला सकता हूं जो मुझे इन सब बातों का उत्तर दे देगा। तो फिर मुझे वो क्यों सीखना चाहिए जो मेरी सफलता से संबंधित नहीं? फिर उन्होंने दुनिया को वो वाक्य दिया जिसने पूरी सोच बदल दी, मैं जनरल नॉलेज नहीं, सही लोगों का ज्ञान उपयोग करता हूं। यही है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की शक्ति। हिल कहते हैं, आप जितने अधिक विशेषज्ञ हैं, दुनिया आपको उतनी ही अधिक कीमत देती है, और ये बात हर क्षेत्र पर लागू होती है। डॉक्टर जो रेयर सर्जरी में विशेषज्ञ है, वकील जो सिर्फ कॉर्पोरेट केस जीतता है, इंजीनियर जिसे एक खास तकनीक आती है, डिजिटल मार्केटर जो सिर्फ एड्स में मास्टर है, शिक्षक जो एक विषय को असाधारण तरीके से पढ़ाता है। विशेषज्ञता आपकी पहचान बनाती है, विशेषज्ञता आपकी मांग बढ़ाती है, विशेषज्ञता आपकी कीमत बढ़ाती है, और जब आपकी कीमत बढ़ती है, अमीरी खुद आपके पीछे आती है। जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक। उन्होंने आम तेल व्यापारियों की तरह हर जगह छिटकना शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं दुनिया में रिफाइंड ऑयल का सबसे बड़ा विशेषज्ञ बनूंगा, और उन्होंने वही किया।
उन्होंने सिर्फ एक दिशा चुनी, उसमें माहिर हुए और दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों को पछाड़ दिया। क्या विशेषज्ञता जन्मजात होती है? नहीं। हिल इस मिथ को पूरी तरह तोड़ते हैं। वे कहते हैं कोई भी व्यक्ति, चाहे उम्र कितनी भी हो, बुद्धि कितनी भी हो, स्थिति कैसी भी हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज सीख सकता है और सीखने के स्रोत है किताबें, कोर्सेज, अनुभव, मेंटर, टीम, गलतियां और लगातार अभ्यास। ये दुनिया का सबसे न्यायपूर्ण नियम है। विशेषज्ञता खरीदी जा सकती है, सीखी जा सकती है, किसी से भी प्राप्त की जा सकती है। हिल कहते हैं सफल लोग सिर्फ ज्ञान नहीं जुटाते, वे ऐसा ज्ञान जुटाते हैं जिसे वे पैदा कर सके, बेच सके या लागू कर सके। यानी ज्ञान का मूल्य तभी है जब वो आपको आपकी दिशा में आगे बढ़ाए। अगर ज्ञान आपके काम नहीं आता तो वो सिर्फ सूचना है, शक्ति नहीं। लेकिन अगर ज्ञान आपकी कोशिशों को तेज कर दे, आपकी विशेषज्ञता को धार दे दे, तो वही ज्ञान अमीरी का स्रोत बन जाता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज वो औजार है जिससे आप अपने जीवन का आकार गढ़ते हैं। सवाल ये नहीं कि आपको कितना पता है, सवाल ये है कि आपको किस चीज का ज्ञान है और वो ज्ञान किस तरह से आपके लक्ष्य की सेवा कर रहा है। याद रखिए, सफलता जानकारी नहीं मांगती, विशेषज्ञता मांगती है। चैप्टर 6, इमेजिनेशन यानी कल्पना। नेपोलियन हिल कहते हैं मानव की एकमात्र सीमा वही है जो वो खुद अपनी कल्पना पर लगा देता है। कल्पना वो स्थान है जहां संयोग से कुछ नहीं बनता, बल्कि जहां आपकी जिंदगी की हर बड़ी रचना जन्म लेती है। आइडियाज, यही वो शक्ति है जिसने आदिम मनुष्य को गुफाओं से उठाकर आसमान छूती इमारतों तक पहुंचा दिया। यही वो शक्ति है जिसने पहियों को जन्म दिया, बिजली को काबू किया और इस दुनिया को नवाचार की अनगिनत लहरें दी। हिल कल्पना को दो रूपों में समझाते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन, और यही विभाजन बताता है कि आपकी सोच आपको कहां ले जाएगी। 1. सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुरानी चीजों से नई रचना। ये वो कल्पना है जो मौजूदा विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाती है। कोई भी आविष्कार खाली दिमाग से पैदा नहीं होता, वो पुराने ज्ञान का नया संयोजन होता है। जैसे कार पहिए, इंजन और ढांचे का संयोजन है। कंप्यूटर कई पुराने वैज्ञानिक सिद्धांतों का मेल। फोन ध्वनि, बिजली और रेडियो तरंगों का मिश्रण। सिंथेटिक इमेजिनेशन जीवन का वास्तविक इंजीनियर है, लेकिन असली जादू वो तो क्रिएटिव इमेजिनेशन में है। 2. क्रिएटिव इमेजिनेशन वो स्थान जहां भविष्य जन्म लेता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन वो शक्ति है जो सबकॉन्शियस, इंट्यूशन और ब्रह्मांड की ऊर्जा को जोड़कर आपको ऐसे विचार देती है जो पहले कभी नहीं थे। यही वो स्रोत है जहां से महान आविष्कार, भीषण क्रांतियां, अद्भुत खोजें और करोड़ों डॉलर के बिजनेस आइडियाज जन्म लेते हैं। हिल कहते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन खुलता है जब डिजायर बहुत बड़ा हो, फेथ मजबूत हो और दिमाग एक लक्ष्य पर केंद्रित हो। जब मन शांत होता है, जब भावनाएं गहरी होती है और जब विचार बार बार लौटते हैं, तभी क्रिएटिव इमेजिनेशन जागता है। और इतिहास इसका प्रमाण है। एडिसन ने 1093 आविष्कार किए, लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हर आविष्कार से पहले एक तस्वीर एडिसन के मन में उभरती थी। उन्होंने कहा था, मैं पहले अपने मन में वह देख लेता हूं जो दुनिया बाद में देखती है। जब उन्होंने बल्ब बनाने का विचार किया, वो असंभव माना जाता था। 1000 बार असफल हुए, लेकिन उनकी कल्पना में लाखों घरों में जगमगाते बल्ब पहले से ही जल चुके थे। इसीलिए वे आगे बढ़ते रहे जब तक विचार वास्तविकता नहीं बन गया। वॉल्ट डिज्नी की कहानी कल्पना की सबसे खूबसूरत मिसाल है। लोगों ने कहा, यह कार्टून बेकार है। बैंक ने कहा, यह बिजनेस नहीं चलेगा। कई बार वे दिवालिया हुए, लेकिन एक रात
वो अकेले बैठे थे और उनकी आंखें बंद थी। तभी उनके माइंड ने एक नई दुनिया दिखाई, एक ऐसी जगह जहां बच्चे, बुजुर्ग, परिवार सब मुस्कुराते हुए घूम रहे हैं। वो था डिज्नीलैंड। उस समय वो दुनिया में कहीं मौजूद नहीं था, वो सिर्फ वॉल्ट डिज्नी के इमेजिनेशन में था। और कुछ वर्षों बाद वो दुनिया की सबसे खुशहाल जगह बन गया। यही क्रिएटिव इमेजिनेशन का जादू है। विचार पहले पैदा होता है, दुनिया बाद में उसे स्वीकार करती है। इमेजिनेशन का धन से क्या संबंध है? हिल इसे बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। रिचेस बिगिन विद अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी अमीरी पहले कल्पना में बनती है, फिर वास्तविकता में प्रकट होती है। हर व्यापार, हर प्रोडक्ट, हर आविष्कार, हर साम्राज्य पहले किसी न किसी के दिमाग में एक तस्वीर के रूप में पैदा हुआ। कल्पना वो स्थान है जहां आप अपना भविष्य पहले से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और फिर उसे पाने की दिशा में काम कर सकते हैं। कल्पना आपकी सबसे बड़ी फैक्ट्री है। यही वो जगह है जहां आपकी जिंदगी के सबसे बड़े अवसर जन्म लेते हैं। दुनिया जितनी आगे बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा जितनी बढ़ेगी, आपकी कल्पना उतनी ही मूल्यवान होगी, क्योंकि वही आपके विचारों में जान डालती है और विचार ही भविष्य बनाते हैं। याद रखिए, आपकी अमीरी आपकी कल्पना की सीमा से आगे नहीं जा सकती। चैप्टर 7 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। इच्छा आपको दिशा देती है, विश्वास आपको ऊर्जा देता है, कल्पना आपको विचार देती है, लेकिन योजना उन ख्वाबों को आकार देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, यानी बिना योजना लक्ष्य सिर्फ इच्छा बनकर रह जाता है। हम में से कई लोग बड़े सपने देखते हैं, सफलता की ऊंचाइयों की कल्पना करते हैं, लाखों कमाने की चाहत रखते हैं, लेकिन उन सपनों को दिन और रात एक दिशा में ले जाने वाली योजना नहीं बनाते और इसलिए सपने वही खड़े रह जाते हैं। सुंदर लेकिन अधूरे। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग वह प्रक्रिया है जो इच्छा को कार्रवाई में बदलती है और कार्रवाई को परिणामों में। हिल का पहला नियम, योजना बनाओ, चाहे छोटी ही क्यों न हो। योजना के बिना काम बिखरा हुआ होता है, उलझा हुआ होता है, भावनाओं पर निर्भर होता है। लेकिन जैसे ही आप एक योजना बनाते हैं, आपका दिमाग साफ हो जाता है, समय का उपयोग बेहतर होता है, गलतियों की संभावना कम होती है और सबसे बड़ी बात, आप अपनी सफलता के ड्राइवर बन जाते हैं। हिल कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल मूव विद अ ब्लूप्रिंट, अनसक्सेसफुल पीपल मूव विद होप। हिल एक व्यापारी का उदाहरण देते हैं जो कई बार व्यवसाय शुरू करता है और हर बार असफल हो जाता है। उसने समय लगाया, पैसा लगाया, मेहनत की, लेकिन कोई योजना नहीं थी। जब व्यवसाय नहीं चला, वो दुखी हुआ, निराश हुआ और मान लिया कि किस्मत खराब है। लेकिन एक दिन उसने तय किया, अब भावनाओं से नहीं, रणनीति से चलूंगा। उसने विशेषज्ञों से बात की, मार्केट को समझा, फाइनेंस का अध्ययन किया, एक विस्तृत योजना बनाई और उसे कदम दर कदम लागू किया। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति लाभ में आने लगा। कुछ वर्षों बाद वो उसी उद्योग का एक प्रमुख नाम बन गया। हिल कहते हैं, इस व्यापारी की सफलता का कारण उसकी मेहनत नहीं थी, उसकी दिशा थी, योजना थी, विचारों की संरचना थी। दूसरा नियम, टीम बनाओ, अकेले नहीं जीतो। कार्नेगी ने कहा था, मैंने अपनी वास्तविक शक्ति अपने दिमाग में नहीं, अपने आसपास बैठे दिमागों में पाई। हर महान साम्राज्य एक व्यक्ति से नहीं, एक टीम से बनता है। हिल कहते हैं, अगर आप अकेले चलते हैं तो आप सिर्फ चलेंगे, लेकिन धीरे, पर अगर आप टीम के साथ चलते हैं तो आप उड़ेंगे। हिल इसे मास्टरमाइंड अलायंस भी कहते हैं, जिस पर अगला पूरा अध्याय है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग में भी टीम की भूमिका केंद्र में है। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ नहीं जानते और न जानना कमजोरी नहीं, वास्तविकता है। सफल व्यक्ति वही है
जो मान लेता है कि उसे दूसरों की मदद की जरूरत है। तीसरा नियम, प्लान बदलो, लक्ष्य नहीं। हिल कहते हैं, कोई भी योजना पहली बार में परफेक्ट नहीं होती। 99% सफलता की योजनाएं पहली बार असफल दिखती है, लेकिन असफल योजना का मतलब असफल लक्ष्य नहीं होता। आप योजना बदलते हैं, दिशा सही करते हैं, गलतियां सुधारते हैं, लेकिन लक्ष्य वही रहता है। कार्नेगी, फोर्ड, एडिसन, इन सबकी सैकड़ों योजनाएं फेल हुई, लेकिन उनका लक्ष्य 1 इंच भी नहीं हिला। यही महान लोगों का अंतर है। वे योजना बदलते हैं, गति बदलते हैं, तकनीक बदलते हैं, लेकिन उद्देश्य नहीं बदलते। चौथा नियम, डिसाइड एंड स्टार्ट। हिल कहते हैं, योजना तभी ताकत बनती है जब उसे शुरू किया जाए। लाखों लोग प्लान बनाते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते। वे सोचते हैं, पहले सब परफेक्ट हो जाए, फिर शुरू करूंगा। ये सोच गलत है। सफल लोग इम्परफेक्ट योजना से शुरुआत करते हैं, फिर उसे बेहतर बनाते जाते हैं। यही ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की असली सुंदरता है। ये एक सतत प्रक्रिया है, न कि एक बार में बनने वाली चीज। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग वो नक्शा है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। अगर इच्छा इंजन है, फेथ ईंधन है, तो योजना स्टीयरिंग व्हील है। इसके बिना आपका सफर अनिश्चित है, इसके साथ आपका सफर नियंत्रित है। योजना बनाओ, उसे लिखो, लोगों की मदद लो, गलतियां सुधारो और चलते रहो जब तक मंजिल न मिल जाए। चैप्टर 8, डिसीजन लेने की कला। जिंदगी में हम रोज फैसले लेते हैं, छोटे भी, बड़े भी, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, दुनिया 2 तरह के लोगों में बटी है। एक वो लोग जो तेजी से निर्णय लेते हैं और दूसरे वो लोग जो निर्णय लेने में देर करते हैं। पहला समूह आगे बढ़ता है, दूसरा समूह पीछे रह जाता है। ये बात जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि हिल कहते हैं, निर्णय की कमजोरी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। क्या आपको पता है महान लोग निर्णय लेने में तेज क्यों होते हैं? कार्नेगी, फोर्ड, रॉकफेलर, रोजवेल्ट, इन सभी में एक समान विशेषता थी। वे तुरंत निर्णय लेते थे और बहुत धीरे उसे बदलते थे, या कभी नहीं बदलते थे। क्यों? क्योंकि निर्णायक लोग अपने लक्ष्य को साफ देखते हैं, उनकी सोच स्थिर रहती है और वे विफलता से नहीं डरते। धीमी सोच विफलता से नहीं, डर से पैदा होती है, और डर का सबसे बड़ा रूप है दूसरों की राय का डर। हिल कहते हैं, अ वीक पर्सन फियर्स क्रिटिसिज्म मोर देन फेलियर। यानी एक कमजोर व्यक्ति असफलता से ज्यादा आलोचना से डरता है। आपने अक्सर ये होते देखा होगा। लोग अपना बिजनेस शुरू नहीं करते क्योंकि घर वाले क्या कहेंगे। लोग करियर नहीं बदलते क्योंकि समाज क्या कहेगा। लोग रिश्ते नहीं सुधारते क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। लोग अपने दिल की आवाज नहीं सुनते क्योंकि आलोचना का डर उन्हें रोक देता है। यही वो डर है जिसने लाखों लोगों की क्षमता दबा दी है। हिल कहते हैं, दूसरों की राय यदि आपकी दिशा तय कर रही है तो आपकी जिंदगी आपके हाथ में नहीं है। निर्णय वही ले सकता है जिसके मन में स्पष्टता हो और दूसरों की राय का डर न हो। जब फोर्ड ने मॉडल टी कार बनाने का निर्णय लिया, लोगों ने कहा, यह सस्ती कार नहीं बन सकती, ये आम आदमी तक नहीं पहुंच सकती। इंजीनियरों ने कहा, यह असंभव है। बिजनेस सलाहकारों ने कहा, यह आपको बर्बाद कर देगा। लेकिन फोर्ड ने एक ही बात कही, मैंने निर्णय कर लिया है, अब बहस नहीं, केवल निर्माण होगा। और वही कार इतिहास की सबसे सफल कारों में से एक बनी और फोर्ड का नाम दुनिया भर में अमर कर दिया। निर्णय हिम्मत की मांग करता है, विश्वास की मांग करता है और सबसे ज्यादा दृष्टि की मांग करता है। अब सवाल ये उठता है कि निर्णय लेने का अभ्यास कैसे करें? हिल बताते हैं, निर्णय अचानक मजबूत नहीं होते, उन्हें अभ्यास से तेज बनाया जाता है। हर दिन छोटे छोटे निर्णय ले, साफ, स्पष्ट, तुरंत। धीरे धीरे मन मजबूत होता जाएगा और बड़े निर्णय आसान लगने लगेंगे।
याद रखें, निर्णय नहीं लेने की स्थिति सबसे खतरनाक है। गलत निर्णय भी निर्णय नहीं लेने से बेहतर है, क्योंकि गलत निर्णय सीख देता है, निर्णय नहीं लेना कुछ नहीं देता। ईश्वर ने हमें सोचने का वरदान दिया है, लेकिन सोच तभी शक्ति बनती है जब उससे निर्णय निकले। निर्णय वो क्षण है जब आप कहते हैं, अब मैं अपनी जिंदगी की कमान खुद पकड़ता हूं। और जैसे ही ये पल आता है, अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है। याद रखिए, निर्णय में देरी सपनों को मार देती है, निर्णय में स्पष्टता सपनों को जीवन देती है। चैप्टर 9, परसिस्टेंस यानी जीत की जिद। हिल कहते हैं, बहुत से लोग सफलता की दहलीज तक पहुंचकर लौट जाते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि जीत बस एक कदम दूर थी। परसिस्टेंस वो गुण है जो सपने देखने वालों को सपने पूरा करने वालों से अलग करता है। कोई भी महान काम पहली बार में सफल नहीं होता। हर ऊंची मंजिल कई ठोकरों, नाकामियों और संघर्षों से होकर गुजरती है। लेकिन वही लोग जीतते हैं जो रुकते नहीं, झुकते नहीं, थकते नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, हार नहीं मानते। इंसान हार को समस्या समझता है, लेकिन थॉमस एडिसन के लिए हार तो डेटा थी। बस इतना ही। जब उनसे पूछा गया, आपने बल्ब बनाने में 10,000 बार असफलता क्यों झेली? एडिसन मुस्कुराकर बोले, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे, और हर प्रयास मुझे सफलता के एक कदम करीब ले गया। यही परसिस्टेंस का असली रूप है। हार से टूटना नहीं, हार को हथियार बनाना। अगर एडिसन जरा भी कमजोर होते तो दुनिया आज भी अंधेरे में होती। हमने इच्छा वाले चैप्टर में बार्न्स की कहानी सुनी, लेकिन बार्न्स सिर्फ ड्रीमर नहीं था, वो परसिस्टेंट आदमी था। सालों तक उसने छोटे छोटे काम किए, कोई पहचान नहीं, कम वेतन, कोई गारंटी नहीं, फिर भी वो डटा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य घूमता था, मैं एडिसन का पार्टनर बनूंगा। ये जिद नहीं होती तो हमेशा के लिए एक सामान्य कर्मचारी रह जाता। उसकी परसिस्टेंस ने ही उसके सपने को सच किया। हिल एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। एक किसान तूफान में फसल बर्बाद होने के बाद गहरे कर्ज में डूब गया। उसका परिवार भूखे मरने की कगार पर था। गांव वालों ने कहा, छोड़ दो, ये जमीन अभिशप्त है, यहां खेती नहीं हो सकती। लेकिन किसान बोला, मेरी जिंदगी की तरह मेरी जमीन भी कभी हार नहीं मानेगी। अगले सीजन में उसने फिर कोशिश की, फसल खराब, फिर कोशिश की, बारिश नहीं हुई। तीसरे साल, चौथे साल वो लगा रहा। लोग हंसते रहे, निंदा करते रहे, लेकिन वो नहीं रुका। 5वें साल उसी जमीन ने इतनी फसल दी कि उसका कर्ज उतर गया और वो इलाके का सबसे समृद्ध किसान बन गया। ये कहानी बताती है, जीत का मैदान जिद वालों के लिए ही खुलता है। हिल बताते हैं, 4 चीजें परसिस्टेंस को खत्म करती है। डर, आत्मविश्वास की कमी, गलत लोगों की राय, जल्दी परिणाम पाने की इच्छा। सफल लोग इन चारों पर जीत हासिल कर लेते हैं। वे समझते हैं कि बड़े काम समय लेते हैं। बीज आज बोने से पेड़ कल नहीं उगता। अगर आप धैर्य और जिद दिखाते हैं तो आपकी जीत निश्चित है। परसिस्टेंस कैसे विकसित करें? हिल का उत्तर बहुत स्पष्ट है। दैनिक आदतों से अपने लक्ष्य को रोज पढ़ें, अपनी प्रगति को रोज देखें, खुद को रोज चुनौती दें, और सबसे महत्वपूर्ण, कठिन दिनों में भी वही करें जो आसान दिनों में करते हैं। यही परसिस्टेंस है। परसिस्टेंस वो शक्ति है जो मुश्किलों को पिघला देती है, जो असंभव को रास्ता देती है, जो आम इंसान को महान बना देती है जब बाकी सब छोड़ देते हैं। जिद रखने वाला इंसान वही आगे बढ़ता है। याद रखिए, आप तब तक नहीं हारते जब तक आप हार मान नहीं लेते, और जिस दिन आपने तय कर लिया कि आप हार मानेंगे नहीं, उसी दिन जीत आपकी हो जाती है। चैप्टर 10, द मास्टरमाइंड अलायंस। हिल कहते हैं, कोई भी व्यक्ति
चाहे कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो। एक बड़ी सफलता वो अकेले हासिल नहीं कर सकता। दुनिया की सबसे बड़ी जीतें, सबसे बड़ी कंपनियां, सबसे बड़े आविष्कार एक व्यक्ति का परिणाम नहीं होते, वे होते हैं एकजुट दिमागों के तालमेल का परिणाम। हिल इसे कहते हैं द मास्टरमाइंड अलायंस। ये वो स्थिति है जहां दो या दो से अधिक लोग एक समान लक्ष्य के लिए सद्भाव, विश्वास और सहयोग के साथ विचार साझा करते हैं और उनकी सामूहिक मानसिक ऊर्जा किसी एक व्यक्ति की क्षमता से कई गुना बढ़ जाती है। जब हिल ने एंड्रयू कार्नेगी से पूछा, आप इतने कम समय में इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना पाए? कार्नेगी ने जवाब दिया, मेरी सफलता का 90% हिस्सा मेरी मास्टरमाइंड टीम से आता है। कार्नेगी के पास 50 सबसे तेज, सबसे बुद्धिमान दिमागों की टीम थी, हर एक अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ। और जब ये 50 दिमाग एक दिशा में सोचते थे, दुनिया की कोई शक्ति उनके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती थी। कार्नेगी कहते थे, मैंने अपनी शक्ति अपने दिमाग से नहीं, मेरी टीम के दिमागों से उधार ली है। यही मास्टरमाइंड है, एक ऐसा गठबंधन जो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। फोर्ड को अक्सर अनपढ़ कहा जाता था, लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन फोर्ड ने कभी इसका असर नहीं होने दिया, क्योंकि उनके पास था एक मजबूत मास्टरमाइंड समूह। इंजीनियर्स, लेखाकार, योजनाकार, डिजाइनर, हर कोई अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ। फोर्ड ने कहा था, अगर मेरी टीम न होती तो मैं मॉडल टी कभी नहीं बना पाता। यानी महान सोच अकेले नहीं जीतती, साथ जीतती है। ये सिर्फ सहयोग नहीं है, ये सिर्फ टीम वर्क नहीं है, ये सिर्फ मीटिंग्स नहीं है। हिल कहते हैं, जब दो दिमाग एक साथ काम करते हैं तो उनके बीच एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है जो उन्हें सामान्य से परे सोचने देती है। ये शक्ति है सामूहिक विचारों की शक्ति, कलेक्टिव माइंड पावर, जिसका असर इतना गहरा होता है कि व्यक्ति अकेले में कभी वैसी सोच तक पहुंच ही नहीं सकता। आपका मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? हिल कहते हैं, मास्टरमाइंड सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस गठबंधनों का नाम नहीं है। आपका मास्टरमाइंड समूह बन सकता है। आपके दोस्त, आपके सहकर्मी, आपके मेंटर्स, आपके परिवार के वे लोग जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके कोच या प्रशिक्षक, और कोई भी व्यक्ति जिसका लक्ष्य आपकी दिशा से मेल खाता हो। मास्टरमाइंड की असली शर्त सिर्फ एक है, हार्मनी, यानी सामंजस्य। अगर विचार, लक्ष्य और भावना एक दिशा में हो, मास्टरमाइंड जन्म ले लेता है। मास्टरमाइंड आपको वो ताकत देता है जो आप अकेले कभी हासिल नहीं कर सकते। यह आपकी सोच तेज करता है, आपकी रणनीति सुधारता है, आपके निर्णय बेहतर करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको वो समर्थन देता है जो कठिन समय में आपको टूटने नहीं देता। याद रखिए, अकेला इंसान तेज चल सकता है, लेकिन साथ मिलकर इंसान दूर तक जाता है, और दूर वही जाता है जो इस मास्टरमाइंड अलायंस की शक्ति को समझता है। चैप्टर 11, द सबकॉन्शियस माइंड। आपका दिमाग दो भागों में काम करता है, सचेत मन यानी कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। सचेत मन वो है जिससे आप अभी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन अवचेतन वो विशाल भंडार है जहां आपकी आदतें, आपके डर, आपकी इच्छाएं, आपके विश्वास, आपके अनुभव, आपके निर्णय और आपकी कल्पनाएं सभी संग्रहित है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपकी सफलता या असफलता का 95% हिस्सा आपके अवचेतन मन से तय होता है। यानी हमारी जिंदगी वैसी नहीं बनती जैसे हम बनना चाहते हैं, बल्कि वैसी बनती है जैसे हमारा अवचेतन मन मानता है। अवचेतन मन वो मजदूर जो कभी सोता नहीं। आप सोते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता। आप आराम करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। आप सोचते हैं कि आप कुछ भूल गए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने
उसे कहीं गहराई में सुरक्षित रखा हुआ होता है। हिल कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड हर पल हमारी सोच की भावनात्मक तीव्रता को नोट करता है। आप जो बात भावनाओं के साथ सोचते हैं, चाहे वो डर हो या इच्छा, वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है। इसलिए डर भी गहरा असर करता है और विश्वास भी। आत्म सुझाव और विश्वास मिलकर आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं। हिल बताते हैं आप सबकॉन्शियस माइंड को 2 तरीकों से सबसे तेज प्रभावित करते हैं। 1, बार बार दोहराए गए विचारों से। 2, भावनाओं से भरे विचारों से। जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको आदेश की तरह मानने लगता है। जब आप कहते हैं मेरे बस की बात नहीं, वो भी आदेश बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, फर्क पड़ता है कि आप कितनी भावना से सोचते हैं। यही कारण है कि ऑटो सजेशन, जिसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, सीधे सबकॉन्शियस मन तक पहुंचती है। कल्पना का रियल वर्ल्ड इंजन है सबकॉन्शियस माइंड। कल्पना सीड देती है, इच्छा फ्यूल देती है, विश्वास शक्ति देता है। लेकिन वो बीज, वो इच्छा, वो शक्ति जड़ पकड़ती है सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड वही चीजें पकड़ता है जो लगातार दोहराई जाती है, भावनाओं के साथ सोची जाती है, गहरे विश्वास से बोली जाती है, स्पष्ट लक्ष्यों में बदलती है। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं विचारों को वास्तविक जीवन में परिवर्तित करने के लिए रास्ते, अवसर, लोग और परिस्थितियां आपके सामने लाने लगता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक मनोविज्ञान है। आपकी नजर अचानक सही लोगों पर जाती है, आपके कान सही बातों को सुनते हैं, आपका दिमाग सही अवसरों को पकड़ने लगता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपके लिए स्क्रीनिंग कर रहा होता है। आपने कभी देखा है कि जैसे ही आप किसी कार के बारे में सोचते हैं, वही कार आपको हर जगह दिखाई देने लगती है? ये इसलिए नहीं कि कार अचानक बढ़ गई, ये इसलिए है कि आपका सबकॉन्शियस आपके लिए फिल्टर सक्रिय कर देता है। अब वही सिद्धांत अवसरों पर लागू कर दीजिए। प्रमोशन, बिजनेस आइडिया, पैसा, रिश्ते, सफलता। जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है, वो हर जगह उसी लक्ष्य से जुड़े संकेत दिखाने लगता है। यही है सबकॉन्शियस माइंड की छिपी हुई जादुई शक्ति। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे नियंत्रित करें? हिल 3 चीजों का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। 1, अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। रोज रोज वही लक्ष्य दोहराना सबकॉन्शियस माइंड के लिए आदेश बन जाता है। 2, विजुअलाइजेशन, कल्पना में लक्ष्य को जीना। तस्वीरें सबकॉन्शियस माइंड के लिए भाषा होती है। 3, इमोशंस, भावनाएं जोड़ना। ठंडे शब्द नहीं, गर्म भावनाएं असर करती है। अवचेतन मन आपका दुश्मन भी बन सकता है और आपकी सबसे बड़ी ताकत भी। ये इस पर निर्भर करता है कि आप उसमें क्या भरते हैं। अगर आप डर भरेंगे, वो डर को सच कर देगा। अगर आप विश्वास भरेंगे, वो सफलता को सच कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड वो मिट्टी है जिसमें आप जो भी बीज बोते हैं, वो वक्त आने पर उसी की फसल उगाता है। और असली खेल, बीज हमेशा आप चुनते हैं। चैप्टर 12, द ब्रेन एंड सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं मनुष्य का मस्तिष्क सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि विचारों को प्रसारित और ग्रहण करने की सबसे शक्तिशाली मशीन है। हम ये मानते हैं कि सोच एक निजी प्रक्रिया है, हमारे अंदर चलने वाली। लेकिन हिल बताते हैं विचार सिर्फ पैदा नहीं होते, वे प्रसारित भी होते हैं और कभी कभी वे प्राप्त भी होते हैं। हमारे दिमाग में एक अदृश्य एंटीना की तरह एक प्रणाली काम करती है जो भावनाओं से भरे विचारों को दुनिया की मानसिक तरंगों में भेजती है। इसीलिए कहते हैं जिस तरह की सोच आप अंदर रखते हैं, वैसे ही लोग, अवसर और स्थितियां आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। ये अट्रैक्शन नहीं, ट्रांसमिशन भी है। हिल बताते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क रेडियो प्रसारण की तरह काम करता है।
आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी आशंकाएं सब तरंगों की तरह बाहर निकलती है और आपके आसपास के लोग, आपकी परिस्थितियां, आपकी ऊर्जा सब उन तरंगों से प्रभावित होते हैं। जब आप किसी लक्ष्य के प्रति अत्यधिक भावनात्मक और दृढ़ होते हैं तो आपकी विचार तरंगे विशेष रूप से शक्तिशाली हो जाती है और तभी क्लूज, पीपल, आइडियाज एंड कोइंसिडेंसेस आपके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। ये भौतिक नियम नहीं, ये मानसिक नियम है। सिक्स्थ सेंस वो शक्ति जो समझ से परे है। नेपोलियन हिल कहते हैं, छठी इंद्रिय वो स्थान है जहां मनुष्य अपनी अनंत बुद्धि से संवाद करता है। इसका मतलब क्या है? हिल बताते हैं, जब व्यक्ति डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, इमेजिनेशन, परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड का निरंतर अभ्यास करता है तो एक समय आता है जब एक उच्चतम स्तर की जागरूकता विकसित होती है। यही जागरूकता है सिक्स्थ सेंस। ये आपकी 5 इंद्रियों से परे है। न दृष्टि, न श्रवण, न स्पर्श, न स्वाद, न गंध। फिर भी ये आपको समय पर चेतावनी देती है, आपको सही अवसर की ओर धकेलती है, आपको सही दिशा दिखाती है और कई बार आपको उन बातों का एहसास करा देती है जो अभी नहीं हुई लेकिन होने वाली है। इसे इंट्यूशन भी कह सकते हैं, लेकिन इंट्यूशन शब्द इस शक्ति का आंशिक वर्णन है। सिक्स्थ सेंस एक मार्गदर्शक शक्ति है जो तभी जागती है जब मन शांत, दिल दृढ़ और लक्ष्य स्पष्ट हो। महान लोग इस शक्ति का उपयोग कैसे करते थे? हिल बताते हैं, कार्नेगी, एडिसन, फोर्ड, लिंकन, इन सभी महान व्यक्तियों ने सिक्स्थ सेंस की मदद से ऐसे निर्णय लिए जिनका कोई तर्कसंगत कारण नहीं था, लेकिन वे निर्णय सही साबित हुए। एडिसन कहते थे, जब कठिन निर्णय आता है मैं आंकड़ों से नहीं, उस अनुभूति से निर्णय लेता हूं जो मेरे अंदर उठती है। अब्राहम लिंकन गृह युद्ध के समय कई फैसले इनर गाइडेंस के आधार पर लेते थे। कार्नेगी निवेश के बड़े फैसले बाजार देखकर नहीं, अपनी सिक्स्थ सेंस देखकर करते थे। ये सभी लोग कुछ अदृश्य का अनुभव करते थे और वो अदृश्य उन्हें सही रास्ता दिखा देता था। सिक्स्थ सेंस कैसे विकसित होती है? हिल बहुत सरल भाषा में बताते हैं। छठी इंद्रिय सीधे विकसित नहीं की जा सकती, उसे जगाया जाता है। कैसे? उन सभी सिद्धांतों को लगातार अभ्यास करके जिन्हें हमने अब तक पढ़ा है। बर्निंग डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड अलायंस। जब मन इन सिद्धांतों के अनुसार ढल जाता है तब सिक्स्थ सेंस स्वाभाविक रूप से जागने लगती है। ये किसी कौशल की तरह सीखने वाली चीज नहीं, ये चरित्र का परिणाम है और ये तभी सक्रिय होती है जब आप खुद को एक उच्च मानसिक आवृत्ति पर ले जाते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि सृजन करने के लिए बना है और सिक्स्थ सेंस इस सृजन का अंतिम चरण है जहां इंसान सिर्फ मेहनत नहीं करता बल्कि मार्गदर्शन प्राप्त करता है। वही मार्गदर्शन जीवन बदल देता है, दिशा बदल देता है और व्यक्ति को उस जगह ले जाता है जहां वो हमेशा पहुंचने का सपना देखता था। याद रखिए, आपके अंदर वो शक्ति है जिसका उपयोग इतिहास के महान लोगों ने किया। बस आपको अपनी चेतना को उस स्तर तक उठाना है जहां ये शक्ति आपसे संवाद कर सके। हिल हमें ये नहीं बताते कि सफलता आसान है, वे बताते हैं कि सफलता संभव है। अगर आपकी इच्छा स्पष्ट है, आपका विश्वास मजबूत है, आपकी भाषा सकारात्मक है, आपकी कल्पना सक्रिय है, आपकी योजना संगठित है, आपके निर्णय स्पष्ट है और आपकी जिद अटूट है, तो दुनिया में कोई ताकत आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। क्योंकि अमीरी पहले आपकी जेब में नहीं आती, वो पहले आपके दिमाग में पैदा होती है।
दोस्तों, हमने आज सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ी, हमने एक विचारधारा सीखी है। एक ऐसी विचारधारा जो कहती है जिस दिन आपकी सोच बदल जाती है उस दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। और अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए गंभीर हैं, तो इन सिद्धांतों को सिर्फ सुनिए मत, अपने अंदर उतारिए, अपने लक्ष्य लिखिए, अपनी आदतें बदलिए, अपने मन को प्रोग्राम कीजिए और डटे रहिए जब तक जीत आपकी न हो जाए। आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप सोचते कम है, कर सकते ज्यादा है, बन सकते उससे भी ज्यादा है जितना आपने कभी कल्पना की होगी। अगर इस ऑडियो बुक समरी ने आपके विचारों में थोड़ी भी रोशनी भरी हो, तो इस यात्रा को यही मत रोकिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हिंदी बुक इनसाइट्स को, ताकि ऐसी और पावरफुल ऑडियो बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, आपकी जिंदगी बदल सकती है और इसकी शुरुआत आपकी सोच से होती है।